अपने घर पर आराम से सो रहा था कि तभी उसका दोस्त झींगा, जो कि गबरू की ही तरह आवारा था, गबरू के घर पर आ धमका। अरे गबरू भैया, ये कोई समय है सोने का? अरे सोने का कोई समय नहीं होता, समझा? अरे तूने वो कहावत तो सुनी होगी, जब नींद आए तब सो जाओ। ये तो सुना था गबरू भैया, जब जागो तब सवेरा, लेकिन ये कहावत पहली बार सुनी है। अबे हम आवाराओं और निठल्ले लड़कों की कहावत भी अलग तरह की होती, समझा? अब बता, क्यों मुझे नींद में डिस्टर्ब करने के लिए चला है बे? गबरू भैया, तुम यहाँ पर आराम की नींद सो रहे हो और वहाँ पर मुखिया के चाचा की बिटिया की शादी हो रही है। अरे सुना है उन्होंने भोजन में पूरे 51 तरह के व्यंजन रखे हैं। 51 तरह के हैं। झींगा की बात सुनकर गबरू के मुंह में पानी आ गया। अरे यार, तेरी अपन को ना यही बात बहुत अच्छी लगती है यार बिटू, कि तू जो है ना जुगाड़ बड़ा अच्छा ढूंढ कर ले आता है। टेंशन मत ले, अभी तैयार होकर चलते हैं। अरे समारोह में एक ना एक लड़की तो हम दोनों से सेट हो ही जाएगी यार। सही कहा गबरू भैया, है क्या बता हम दोनों का भी घर बस जाए। इतना बोलकर गबरू तैयार होकर झींगा के साथ सीधा मुखिया के रिश्तेदार की शादी में चला गया। गबरू और झींगा शादी में मौजूद सभी लड़कियों को छिछोरी नजरों से देखने लगे। अचानक मुखिया की नजर गबरू और झींगा पर पड़ी। मुखिया क्रोधित होकर गबरू और झींगा के पास आकर बोला, गबरू और झींगा, तुम दोनों एक नंबर के आवारा और निठल्ले व्यक्ति हो, समझे? तुम दोनों को दिन भर सिवाय लड़कियों को छेड़ने के अलावा और कोई काम तो है नहीं। निठल्ले कहीं के। गांव का मुखिया होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी और इसी समय यहाँ से चले जाओ, नालायकों। देखा झींगा भैया, ये मुखिया बोलते ऐसे रहा है जैसे कि ये कितना बड़ा दूध का धुला हुआ होगा। अभी परसों ही ये मुखिया अज्जू भैया की पत्नी को छेड़ रहा था। अब ये तुम क्या बकवास कर रहे हो गबरू? मेरा अज्जू की पत्नी से हंसी मजाक चलता है। अबे हमें मत बताओ बे मुखिया, अगर हमने ये बात अज्जू भैया को बता दी ना तो वो तुमसे बहुत अच्छा मजाक करेंगे। और याद रखना मुखिया जी, वो मजाक में डंडों से पिटाई भी बहुत अच्छी करते हैं, समझे? गबरू और झींगा की बात सुनकर मुखिया वहां से चला गया। तभी गबरू और झींगा की नजर शादी में एक लड़की पर पड़ी। गबरू और झींगा उस लड़की को छिछोरी नजरों से देखने लगे। गबरू छिछोरी हंसी हंसते हुए झींगा से बोला, झींगा भैया, वो सामने उस कन्या को देख रहे हो ना, वही तुम्हारी भाभी बनेगी है। गबरू भाई, अपनी शक्ल देखी है तुमने? उबले हुए आलू जैसी तो शक्ल है यार तुम्हारी यार। भैया वो कोई शहर की लड़की लगती है, तुमसे ना पटेगी। अबे यार, मेरे पास एक उपाय है झींगा, क्यों ना हम उस लड़की से बात करें? मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों में से वो किसी एक को तो पसंद कर ही लेगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, चलो चलकर उससे बात करते हैं। गबरू और झींगा दोनों उस लड़की के पास चले गए। उस लड़की का नाम था बिंदिया। गबरू बिंदिया को छिछोरी नजरों से देखते हुए बोला, हेलो, हमें तुमसे ना कुछ बात करनी है। मैं तो काफी देर से देख रही हूँ कि तुम दोनों छिछोरे अपनी गंदी नजरों से सब लड़कियों को देख रहे हो। तुम्हें देखकर मैं इतना तो समझ गई कि तुम दोनों में शर्म नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। मैंने आपके जितनी समझदार लड़की नहीं देखी। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो पहली नजर में लड़कों की सारी बातें जान लेती हैं। बिंदिया गबरू का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि तुम लड़के हो? कभी अपने आप को आईने में गौर से देखा है?
अरे तुमसे ज्यादा लंबा तो मेरा भतीजा है जो अभी सिर्फ 10 साल का है। सीधी तरह से तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पब्लिक इकट्ठी करके तुम दोनों की टांगे तोड़वा दूंगी। गबरू और झींगा डरते हुए चुपचाप समारोह से बाहर आ गए। गबरू झींगा की ओर देखकर बोला, अरे भैया, बड़ी खतरनाक लड़की थी, है पब्लिक इकट्ठा करने की धमकी दे रही थी वे। अच्छा हुआ गबरू भैया जो हम दोनों खामोशी से बाहर निकल आए। अगर कहीं सच में पब्लिक इकट्ठा हो जाती तो मार मार कर हमारा भरता बना देती भैया। सही कह रहे हो भैया, अब तो मुझे विश्वास हो गया कि इस जन्म में मेरा विवाह तो कभी नहीं होने वाला। गबरू ने इतना कहा ही था कि तभी झींगा की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो कि बच्चों को कुल्फी बेच रही थी। झींगा गबरू की ओर देखकर बोला, गबरू भैया, कुछ देर पहले मुझे भी यही लग रहा था कि मैं भी जीवन भर कुंवारा ही रह जाऊंगा, लेकिन अब नहीं लग रहा। अबे क्या हो गया, अब कोई चमत्कार हो गया क्या? झींगा उंगली से इशारा करता हुआ बोला, वो देखो गबरू भैया, ये कुल्फी वाली कितनी सुंदर है। इसे पहले तो इस गांव में कभी नहीं देखा भैया। वाकई यार झींगा भाई, है ये कुल्फी वाली तो बड़ी सुंदर है यार। चलो यार, इससे कुल्फी लेने के बहाने बातें करते हैं, चलो चलो। झींगा और गबरू उस कुल्फी वाली के पास आकर खड़े हो गए। कुल्फी वाली गबरू को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, मैं बच्चों को अलग से डिस्काउंट देती हूँ। इतना कहकर कुल्फी वाली ने एक कुल्फी निकालकर गबरू के हाथ में पकड़ा दी। अरे अरे, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं तो तुमसे बात करने के लिए आया था। मुझे लगा तुम बच्चे हो और तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, इसलिए तुम अपना फटा हुआ तरबूजे की तरह मुंह लेकर यहाँ पर खड़े हुए हो। कुल्फी वाली की बात सुनकर झींगा गबरू का मजाक उड़ाते हुए बोला, गबरू भैया, यहाँ तो तुम्हारी बात बनने से पहले ही टाए टाए फिस हो गई। इतना बोलकर झींगा कुल्फी वाली से बोला, आपको कभी इस गांव में देखा नहीं। मेरा नाम जमुनिया है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। देखो जमानिया, तुमने हमारे गबरू भाई का मजाक उड़ाकर सही नहीं किया। गबरू भाई का कद छोटा है, लेकिन उम्र में वो मुझसे भी बड़े हैं। झींगा की बात सुनकर जमुनिया गबरू की ओर देखकर बोली, अगर ऐसी बात है तो फिर निकालो पैसे। डिस्काउंट सिर्फ बच्चों के लिए है, नाती लोगों के लिए नहीं। गबरू अपनी जेब टटोलते हुए बोला, पैसे तो नहीं है मेरे पास। जानती थी, तुम्हारी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि तुमने वर्षों से पैसों की शक्ल तक नहीं देखी। तुम कोई काम धंधा नहीं करते क्या? अचानक गबरू रोते हुए बोला, मैं तुम्हें क्या बताऊं जमुनिया, मेरा नाटक देखकर जो है कोई मुझे काम ही नहीं देता, जबकि मैं मेहनत करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ। अरे रे रो मत, चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब सब सही हो जाएगा। इस गांव के पास में जो जंगल पड़ता है ना, मैं वहीं अपनी झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। तुम शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर दूंगी। इतना बोलकर जमुनिया अपना थैला लेकर चली गई। अबे देखा मेरी एक्टिंग, क्या बोला था तूने अबे कि मेरी बात बनने से पहले ही टाए टाए फिस हो गई। अब तुम देखना गबरू का कमाल है, कैसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके मैं जमुनिया को जो है अपने प्यार में फंसाकर विवाह करता हूँ। जब जमुनिया को अपनी पत्नी बनाकर गांव में लाऊंगा ना, तो सभी गांव वाले दंग रह जाएंगे। अब
लेकिन गबरू भैया मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे कैसी गड़बड़ बे? गबरू भैया जमुनिया गांव से दूर जंगल में काहे रहती है? वो गांव में क्यों नहीं रहती? झींगा की बात सुनकर गबरू गुस्से से बोला, अबे क्या तुझे उसका आधार कार्ड बनवाना है क्या बे? जो तू इतनी छानबीन कर रहा है? शाम को हम दोनों उसके घर पर चलेंगे, समझा? और सुन, जमुनिया सिर्फ मेरी है, इसलिए अब से उसे अपनी भाभी की नजर से ही देखना, समझा? शाम को गबरू और झींगा जंगल में बनी हुई उस झोपड़ी के अंदर चले गए जहां जमुनिया रहती थी। गबरू और झींगा ने देखा कि पूरे घर में कुल्फियों का ढेर लगा हुआ था। गबरू हैरत से जमुनिया से बोला, अरे जमुनिया, तुम्हारे घर पर तो कुल्फी का ढेर लगा हुआ है। इतनी ढेर सारी कुल्फी तो मैंने कभी पिक्चर में भी नहीं देखी है। मैं ये कुल्फियाँ अपने घर पर ही बनाती हूँ। लेकिन कुल्फी तो बर्फ में या फिर फ्रिज के अंदर रखी जाती है, जबकि यहाँ तो मुझे फ्रिज और बर्फ नजर ही नहीं आ रही। तो फिर ये कुल्फी पिघल क्यों नहीं रही? झींगा की बात सुनकर गबरू क्रोधित होकर झींगा से बोला, अबे बकवास बंद कर बे। आते समय तुझे बोला था ना कि ज्यादा चपर चपर मत करना। अरे ये जमुनिया का टैलेंट है, टैलेंट। ये जमुनिया का कमाल है कि कुल्फी बगैर बर्फ और फ्रिज के पिघल ही नहीं रही है। क्यों जमुनिया, मैंने सही कहा ना? जमुनिया गबरू की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम कभी गलत बोल ही नहीं सकते गबरू। कितना कितना अच्छा लगा अपना नाम तुम्हारे मुंह से सुनकर। सुनो, अगर तुम्हें गांव में कोई काम नहीं देता तो फिर कल तुम मेरे साथ गांव में कुल्फी बेचने चलना। मैं तुम्हें इसके अच्छे खासे पैसे दूंगी। और तो और, अगर तुमने मेरा दिल जीत लिया तो मैं तुम्हें एक ऐसे नगर के बारे में भी बताऊंगी जहाँ पर हर वस्तु कुल्फी की ही बनी होती है। तुम्हारा मतलब है क्या वहाँ पर घर भी कुल्फी के ही बने होते हैं? हाँ गबरू, वहाँ पर घर भी कुल्फी के बने होते हैं। अगर ऐसी बात है जमुनिया, तो कल मैं सुबह ही यहाँ पर आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ गांव में कुल्फी बेचने चलूंगा। कुछ देर बाद गबरू झींगा के साथ गांव पहुंचा ही था। देखो गबरू भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैं तो कल जमुनिया के साथ कुल्फी बेचने नहीं जाने वाला। तुम्हें अगर कुल्फी बेचनी है तो तुम शौक से जा सकते हो। अबे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बे। वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि तू कबाब में हड्डी बने। और तुझे क्या लगता है कि मुझे कुल्फी बेचने का कोई शौक है? अरे मुझे तो जमुनिया को पटाना है और फिर उससे विवाह रचाना है बे। गबरू भैया, जमुनिया को देखकर तुम अंधे हो चुके, बता रहा हूँ। इसलिए तुम्हारे कानों में खतरे की घंटी नहीं बज रही, नहीं सुनाई दे रही है। मैं कहता हूँ अभी भी समय है, अपने कदम वापस खींच लो, समझे? अबे एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली ना, उसके बाद तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, समझा? ये तो तू जानता है ना बे। जैसी तुम्हारी इच्छा गबरू भैया, लेकिन मैं तुम्हारे इस मूर्खता भरे खेल में शामिल नहीं होने वाला। हाँ, इतना बोलकर झींगा अपने रास्ते चला गया। अगले दिन गबरू जमुनिया के साथ गांव में कुल्फी बेचने लगा। शाम को जमुनिया गबरू के हाथ में नोटों की गद्दी पकड़ाते हुए बोली, ये लो गबरू, तुमने आज बहुत मेहनत की है, इसलिए तुम्हारा आज का मेहनताना। इतने ढेर सारे रुपए देखकर गबरू की आंखें चुंधिया गईं। गबरू अपने मन में बोला, लगता है इस कुल्फी वाली के पास बहुत सारा पैसा है। झींगा तो मूर्ख निकला जो बीच रास्ते से ही भाग गया। अब कुछ ही दिनों में मैं जमुनिया से अपने प्रेम का इजहार कर दूंगा और उससे विवाह करके सारी दौलत का मालिक बन जाऊंगा।
क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं जमुनिया, कल मैं फिर सुबह तुम्हारी झोपड़ी पर आ जाऊंगा। है कुछ दिन तक गबरू जमुनिया के साथ कुल्फी बेचने जाता रहा। एक शाम गबरू जमुनिया के घर पर जमुनिया की ओर देखकर बोला, जमुनिया, मैं तुमसे काफी दिनों से एक बात कहना चाह रहा था। मैं जानती हूँ गबरू कि तुम मन ही मन मुझसे प्रेम करने लगे हो। सच तो यह है कि मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया है। देखो, तुम्हारा दोस्त बीच रास्ते में ही छोड़कर भाग गया हमें, लेकिन तुम नहीं भागे। ये बोलकर तो तुमने मेरी आधी टेंशन कम कर दी जमुनिया। अब बाकी बातें छोड़ो, ये बताओ कि अपन दोनों शादी कब रचा रहे हैं? गबरू, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक रिवाज है। कैसा रिवाज? हम किसी भी जगह मर्द से जब शादी रचाते हैं तो हमें अपने ही नगर में जाना पड़ता है, यानी कि कुल्फी का नगर। समझ गया जमुनिया, समझ गया। यानी उस दिन तुम ये कहना चाह रही थी कि अगर हम दोनों में से किसी ने तुम्हारा दिल जीत लिया तो तुम हम दोनों में से किसी एक से विवाह कर लोगी। राइट गबरू। और मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया जमुनिया। चलो अब देर मत करो, मैं तुम्हारे उस कुल्फी नगर अभी जाना चाहता हूँ। तो फिर देर किस बात की है? चलो। हाँ, चलो चलो। जमुनिया गबरू को लेकर घने जंगलों की ओर निकल गई। कुछ ही देर में गबरू ने अपने आप को एक कुल्फी के पहाड़ पर पाया, जहाँ पर कुल्फी के घर बने हुए थे और वहाँ पर हर वस्तु कुल्फी की ही बनी हुई थी। जमुनिया, मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो, लेकिन यहाँ तो हर वस्तु मुझे कुल्फी की दिखाई दे रही है। तभी गबरू की नजर एक बहुत बड़े बर्फ के मैदान पर पड़ी, जहाँ पर बहुत से इंसान कुल्फी के बने हुए जमे हुए थे। ये कौन है जमुनिया? ये सब मेरे पति हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे टेंशन मत लो, तुम्हें सामने जितने भी इंसान कुल्फी बने दिखाई दे रहे हैं वो सब मुझसे प्यार करते थे और मुझसे विवाह करना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा किया भी। हमारे नगर में जब भी कोई इंसान हमारे नगर की लड़कियों से प्रेम करता है तो हम लड़कियां उसे कुल्फी बना देती हैं ताकि वो हमें छोड़कर कहीं न जा पाए। ये सुनकर गबरू को चक्कर आते हुए महसूस होने लगे। तुम कहना क्या चाहती हो जमुनिया? क्या तुम इंसान नहीं हो? नहीं, तेरा सर। मैं एक चुड़ैल हूँ, एक जादूगरनी चुड़ैल, जो हर 50 वर्ष बाद इंसानों को कुल्फी बेचने जाती है। और अगर कोई भी इंसान मुझसे प्रेम करने लगता है तो मैं उसे यहाँ ले आती हूँ और उससे विवाह करके उसे कुल्फी में परिवर्तित कर देती हूँ। अब देर मत करो गबरू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जल्दी से मेरी मांग में सिंदूर भर दो। अबे मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अबे जब मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा। गबरू बुरी तरह से डरते हुए वहाँ से भागने लगा। तभी उसके कानों में जादूगरनी जमुनिया की आवाज टकराई। गबरू, ये कुल्फी का नगर है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते गबरू। गबरू दौड़ते हुए बोला, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही काम परफेक्ट करना सीखा है, समझी? और वो है भागना। गबरू बुरी तरह से वहाँ से दौड़ रहा था। अचानक वो चक्कर खाकर गिर गया। कुछ देर बाद उसकी आंख जंगल में खुली, जहाँ उसका दोस्त झींगा खड़ा हुआ था। गबरू झींगा से बोला, अबे यार, तू सही कहता था माय फ्रेंड, वो कुल्फी वाली तो चुड़ैल जादू करने निकली। तभी झींगा जमुनिया में परिवर्तित हो गया। ये देखकर गबरू डर गया। तुम्हें क्या लगता था तुम वहाँ से भाग जाओगे और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? जिस जंगल में तुम आ रहे हो ना, वो मेरा ही इलाका है। तभी गबरू फिर से पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगा और जमुनिया उसके पीछे भागने लगी। जमुनिया भागते हुए बोली, तुम मुझे धोखा देकर नहीं भाग सकते गबरू, रुक जाओ। मगर गबरू ने अपना भागना जारी रखा।
जब तक उसका घर नहीं आ गया। गबरू भागता रहा। वो तुरंत अपने घर में घुसकर बोला, भैया ऐसा है, ये प्यार व्यार का चक्कर ना बहुत बुरा है यार। मैं लफड़े में नहीं पड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ। इतना बोलकर गबरू बेहोश हो गया। निशांत की शादी को हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था। घर में निशांत का छोटा भाई प्रदीप, निशांत की माँ सावित्री और निशांत के पिता भगवान दास भी थे। एक दिन सुबह सावित्री अपनी बहू के कमरे में जाकर, अरे ओ जयपुर की महारानी, कब तक ऐसे घोड़े बेच के सोती रहोगी? उठो जल्दी, घर के सारे काम तुम्हारी माँ करेगी क्या? अरे माँ जी, बस मैं उठने ही वाली थी। बहू, ये सब यहाँ ससुराल में नहीं चलने वाला। सूरज निकलने से पहले उठने की आदत बना लो, वरना सावित्री नाम है मेरा। जी माँ जी, मैं समझ गई। कल से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं इनको भी जगा देती हूँ, इन्हें काम पर जाना है। अरे सोने दे मेरे लाल को, अभी उठा के क्या करेगी? आराम से दोपहर तक सोने की आदत है मेरे नीशु को। उर्मिला हैरानी से सावित्री की तरफ देखती है और फिर वहां से चली जाती है। उसके बाद उर्मिला घर के सारे काम करती है। पास के सरोवर से घड़ा भरकर पानी लेकर आना, गाय को चारा डालना, खाना बनाना और फिर दोपहर में जब खेत से घास लेकर वापस आंगन में पहुंचती है तब, ओ महारानी, इतनी सी घास लेकर आने में पूरा दिन लगा दिया। जल्दी काम निपटाया कर। नहीं माँ जी, मैं अभी तो गई थी खेत में। ज्यादा चपड़ जुबान मत चला। घास काट कर गाय को डाल। उसके बाद कपड़ों का ढेर लगा है, वो क्या तेरी माँ धोएगी? माँ जी, आप मुझे जो मन में है बोल लीजिए, मेरी माँ को क्यों बीच में लाती हैं? सावित्री गुस्से में आकर उर्मिला की चोटी पकड़ उसे आंगन में घसीटती है। ज्यादा जुबान चलती है तेरी, बोलेगी मेरे आगे। अब बता। नहीं माँ जी, मत करिए, दर्द हो रहा है। हाय। ये सब आंगन में होता देख निशांत भी आकर खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। देख ले निशु बेटा, तेरी ढील का नतीजा है ये। इसकी जुबान चलने लगी है मेरे आगे। अजी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपकी आंखों के सामने आपकी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है और आप हंस रहे हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि माँ के सामने ज्यादा मत बोलना। अब तुम खुद भुगतो। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उर्मिला अकेले आंगन में बैठी रोती हुई, हे भगवान, मैंने तो क्या गुनाह किया था जो मुझे ये सब सजा मिलती है? तभी पीछे से निशांत के पिताजी भगवान दास आकर उर्मिला के सर पर हाथ रखते हुए, अरे बेटी, इस पिशाचिनी का दिल नहीं पत्थर है, तू रो मत, सब सही हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी उम्र इसके साथ सजा की तरह काटी है। लेकिन पिताजी, मैं तो घर के सारे काम करती हूँ, फिर ऐसा क्यों? बेटी, ये तुम्हारी सास का स्वभाव है, जिसे बदलना मुझे तो असंभव लगता है। और मेरे पति मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? बेटी, मेरे दोनों बेटे एक नंबर के निठल्ले, कामचोर और अपनी माँ के चापलूस हैं। उनसे तो तुम कोई आस मत रखो। तभी सावित्री को बाहर आता देख भगवान दास झट से खड़ा हो जाता है। अब अपने ससुर के कान भरेगी क्या? जल्दी से घड़े उठा और पानी लेकर आ। घर में 2 बूंद पानी भी नहीं है। और आपको किसने कहा बाहर आने के लिए? चलो अंदर। अरे मैं तो बस ऐसे ही जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ। उर्मिला घड़े उठाकर सरोवर की तरफ जाते हुए मन में सोचती है, कि माँ जी ने सारे परिवार को डरा धमका के रखा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। कैसे इस परिवार में रह सकती हूँ मैं? क्या करूँ? उर्मिला सरोवर के घाट पर पहुंचकर
लेकिन मैं अपने परिवार को सही रास्ते पर कैसे ला सकती हूँ? ऐसा क्या करूँ कि सासू माँ का मेरे प्रति रवैया बदल जाए? हो सकता है कुछ दिनों में मेरा प्यार भाव देखकर वो बदल जाए। उसके बाद अपने दिल को कुछ तसल्ली देकर वो पानी भर के घर की तरफ चल पड़ी। घर के आंगन पर पहुंचते ही ठोकर लगने की वजह से उर्मिला गिर पड़ी और घड़ा टूटने के साथ उसे भी चोट आ गई। हाय हाय, इसको लच्छनी ने तो सुबह सुबह अपशगुन कर दिया घड़ा तोड़ के। तेरी क्या टांगे टेढ़ी हैं जो चलना तक नहीं आता। नेशु, अरे ओ नेशु, देख अपनी इस फूलझड़ी को, सुबह सुबह क्या नुकसान कर दिया। तभी निशांत बाहर आकर बोला, अरे माँ, इसको एक वक्त का खाना बंद करो, खाकर मोटी होती जा रही है तभी चल नहीं पा रही। उर्मिला वहाँ से किसी तरह खड़ी होकर रोती हुई अंदर चली गई। वहीं भगवान दास उदास मन के साथ खड़े दिखता है। अगले दिन सुबह उर्मिला के पास सावित्री, अरियो सुन, शादी के इतने दिन बीत गए, कहीं कोई खुशखबरी है या नहीं? नहीं माँ जी, अभी तो नहीं। मुझे लल्ला चाहिए, अपने कुल का दीपक, याद रखना, और वो भी जल्द से जल्द। जी माँ जी। सावित्री वहां से निकलते हुए, पता नहीं कब देगी मुझे पोता, कहीं बौंझ ना हो ये कलमुई। ये सब सुन उर्मिला बहुत उदास हो जाती है और घर के पीछे नीम के पेड़ की छांव में बैठी सोच में डूबी रहती है। तभी उसके पास उनका पालतू कुत्ता रॉकी आकर बैठ जाता है। इंसान तो इंसान का दर्द नहीं समझते रॉकी, लेकिन तू बेजुबान होकर भी मुझे समझता है। अब तू ही बता मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे जीऊं? रॉकी भी मानो उर्मिला की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। अगले दिन सुबह आंगन में चूल्हे पर रोटी बनाते हुए उर्मिला, सुनिए, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही, आप मुझे डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। देखो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? अभी चौपाल पर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हटो आगे से, काम पर ध्यान दो, सही हो जाएगा सब। ऐसा बोलकर निशांत वहां से निकल गया और चौपाल पर अपने आवारा दोस्तों के साथ ताश पत्ते खेलने लगा। तभी खाना बनाकर उर्मिला अभी उठे ही थी कि सामने से सावित्री कपड़ों का ढेर उठाकर उर्मिला के हाथ में थमा देती है। चली कहाँ महारानी, अब ये कपड़े धोने हैं। जी माँ जी, अभी धो देती हूँ। उर्मिला जैसे ही कपड़े धोने लगती है उसे चक्कर आ जाते हैं, वो वहीं गिर जाती है। उसे आंगन में नल के पास कोई नहीं देखता। कुछ देर बाद रॉकी उर्मिला को देख भौंकने लगता है। तब भगवान दास आकर उर्मिला को अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद गांव की दाई अम्मा उर्मिला की नब्ज देखने के बाद बोलती है, अरे ओ सावित्री, मुंह मीठा करवा दे सबका, तेरे घर नन्ना मेहमान आने वाला है। हाँ। अरे क्या कहा दाई अम्मा, सच में? क्या उर्मिला पेट से है? अरे वाह भाई वाह। अरे खड़े खड़े क्या ताक रहे हो, जाओ बल्लू हलवाई से बूंदी के 2 किलो लड्डू लेकर आ जाओ जल्दी। अरे हाँ भाग्यवान, अभी गया, मुश्किल से घर में खुशी का दिन आया है। दाई अम्मा, लेकिन नन्हे मेहमान का मतलब जुड़वा औलाद है क्या निशु की? हाँ सावित्री, मेरा 50 साल का तजुर्बा गलत नहीं हो सकता। हाँ चलो चलती हूँ, भगवान दास लड्डू लेकर आए तो माता रानी को चढ़ाने के बाद मुंह मीठा करवा देना। हाँ। कुछ दिनों बाद उर्मिला को जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें बड़ी लड़की और छोटा लड़का था। सब तरफ खुशियां थीं, लेकिन सावित्री लड़की को देख बिल्कुल खुश नहीं थी। एक दिन सावित्री निशांत के साथ अकेले में, देख निशु, हमारा वंश आगे बढ़ाने वाला तो हमें मिल गया, लेकिन इस करम जली ने अपने जैसी एक और जन दी है। इन दोनों का कुछ करना होगा। अरे माँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, आप जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। इस तरह विचार विमर्श कर सावित्री और निशांत उर्मिला और उसकी बच्ची को मारने की योजना बना लेते हैं। अगले दिन सुबह, अरे उर्मिला, अरे कहाँ हो? अरे जल्दी से तैयार हो जाओ भाई,
हमें टीकरी वाले मंदिर में माथा टेकने जाना है। क्या सच में? और क्या, जल्दी बाहर आओ, मैं और प्रदीप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस अभी आई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा परिवार खुशहाल हो गया। थोड़ी देर में उर्मिला दोनों बच्चों को लेकर आंगन में आ जाती है। अरे चीकू को अभी माँ के पास छोड़ दो, चेरी को लेकर चलते हैं, क्योंकि तुम दोनों को कैसे संभालोगी, है कि नहीं? लेकिन हमें दोनों बच्चों के साथ मंदिर जाना चाहिए। अरे तुम फिक्र मत करो, माँ और बाबूजी भी हमारे पीछे पीछे आएंगे। थोड़ी देर बाद चीकू को माँ ले आएगी। उर्मिला ठहरी भोली भाली वो निशांत की बातों में आ गई और निशांत, प्रदीप, उर्मिला और चेरी को लेकर पहाड़ी वाले मंदिर की तरफ चल पड़े। उन सब के पीछे पीछे रॉकी भी उनके साथ चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद एक पहाड़ी के छोर पर पहुंचकर, अरे उर्मिला, यहाँ पर काफी ठंडी हवा चल रही है, नहीं? क्यों ना यहाँ कुछ देर आराम कर ले? जी सही कहा आपने, चलते हुए काफी देर हो गई, यही सही है। जहाँ निशांत उर्मिला रुके थे उसके ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। उर्मिला, देखो सामने का क्या नजारा है। उर्मिला जैसे ही उस तरफ देखने लगी, पीछे से प्रदीप ने उर्मिला और उसके हाथ में ली हुई बच्ची को धक्का दे दिया और उर्मिला पलक झपकते ही खाई में लापता हो गई। हो गया काम, अब जल्दी से घर की तरफ चलो प्रदीप। किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए, बस हमें ये बताना है कि पैर खिसकने से उर्मिला और चेरी खाई में जा गिरे। ये सब कुछ रॉकी ने देख लिया और सूंघता हुआ झट से खाई में उतर गया। उसने देखा घने पेड़ की एक नीची सी टहनी पर चेरी कपड़े में लिपटी लटक रही है और कुछ दूरी पर उर्मिला की लाश खून से लथपथ पड़ी है। बहुत भौंकने के बाद और आंखों में आंसू लिए रॉकी वहीं उर्मिला की लाश के पास बैठ गया। तभी उर्मिला की लाश से उसकी आत्मा निकलकर खड़ी होती है और रोते हुए, रॉकी, रॉकी। उर्मिला की आत्मा अपने बच्चे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठा नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। एक माँ को उसके दूध हुए बच्चे से अलग करने का पाप किया है इन पापियों ने। अब इनका भी जीना मुश्किल कर दूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी इन्हें। रॉकी मेरे बच्चे, अब तू अपनी इस चेरी को इसके भाई तक पहुंचा के इसके दादा के हवाले कर। रॉकी अपने मुंह से कपड़े में लिपटी चेरी को उठाकर घर ले जाता है। अरे ये कुत्ता किसे उठा लाया? अरे सावित्री, देखो हमारी चेरी जिंदा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे मेरी चेरी, मेरे बच्चे कहाँ थे तुम? फिर बच गई तू, लेकिन कब तक? कुछ देर बाद आंगन में सब लोग इकट्ठा होकर उर्मिला की लाश को उठाकर गांव वाले आंगन में रखते हैं। उसके बाद सावित्री और उसका बेटा झूठ मूठ रोना रोकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। रात के समय चेरी और चीकू पलंग पर लेटे हैं। तभी चेरी जोर जोर से रोना शुरू करती है। क्यों फाड़ रही है अपना मुंह? कुछ देर पहले तो दूध पिलाया था, दोबारा मरने लगी अब। और वहाँ से चीकू को उठाकर ले जाती है। चेरी वहीं रोती रहती है। अचानक से हवा चलने लगती है और उर्मिला की आत्मा कमरे में आकर, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? अच्छा मैं तुझे दूध पिलाती हूँ। उर्मिला दोबारा कोशिश करती है चेरी को गोद में लेने की, लेकिन ले नहीं पाती। चेरी जोर से रोने लगती है। तभी कमरे में निशांत शराब पीकर आता है। टैं लगा रखी है, चुप कर, दिमाग खराब कर रखा है, एक झापड़ दूंगा तुझे। और तभी निशांत बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है और रॉकी मुंह में दूध की बोतल लेकर आता है और चेरी के मुंह में लगा देता है। चेरी चुप हो जाती है और दूध पीने लगती है। मैं तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगी रॉकी? रॉकी आंखों में आंसू लिए वहीं चेरी के पलंग के पास बैठ जाता है। तभी दूसरी तरफ सावित्री अपने लिए और निशांत के लिए गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूरी बना रही होती है। कुछ देर में रसोई घर के बाहर आते ही उर्मिला सब्जी में बहुत सारी मिर्च मिला देती है। कुड़िया, अब मजा चख तीखेपन का, और अब आगे आगे देख मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ।
अरे निशु, प्रदीप, जल्दी बैठो, देखो क्या जायकेदार आलू पूरी बनाए हैं आज मैंने। अरे मामा, जल्दी से परोसो, अब रहा नहीं जा रहा है। जैसे ही तीनों आलू पूरी खाने लगते हैं, अच्छी, अरे मर गया रे, अरे इतनी मिर्ची, आई, पानी लाओ, पानी माँ, पानी। हाय रे दैया, इतनी मिर्च कैसे डल गई? अरे माँ, बुढ़ापे का असर है ये, हैं? खाना बनाना भूल गई हो आप। और दोनों भाई पैर पटकते हुए वहां से चले गए। आया स्वादिष्ट खाने का मजा। उसी रात को एक पलंग पर चीकू और चेरी सो रहे थे, पास में सावित्री। आधी रात में अचानक से कमरे की लाइट जल पड़ती है और तेज हवा से खिड़कियां खड़कने लगती हैं। हाय, ये तूफान कैसा, और ये बल्ब भी खराब हो गया। सावित्री जैसे ही खिड़की बंद करने लगती है, खिड़की पर अचानक से सफेद कपड़ों में उर्मिला उसे नजर आती है और गायब हो जाती है। सावित्री बहुत डर जाती है। नहीं हो सकता, निशु, निशु! भागते हुए कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब सावित्री बहुत डर जाती है और अचानक से पीछे मुड़ती है। उसके पीछे उर्मिला खड़ी होती है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। उस रात उर्मिला अपने बच्चों से लिपटकर सोती है और ये सब देख रॉकी बहुत खुश होता है। अगली सुबह, अरे भाग्यवान, नीचे क्यों सो रही हो? कौन है? भूत! अभी तो जिंदा हूँ मैं भाग्यवान, भूत कहाँ से नजर आ रहा हूँ मैं? उर्मिला इसी घर में है, मैंने उसे रात को देखा, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। अरे जब जिंदा थी तब तुमने उसे जीते जी मार डाला था, अब बेचारी को मरने के बाद सुकून से रहने दो। माँ, पिताजी सही बोल रहे हैं, आपकी तबीयत सही नहीं है। कुछ दिनों से आप पागलों जैसी हरकतें कर रही हो। पागल तो तुम सब हो, जाओ यहाँ से। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। कल उस अपशगुनी लड़की का किस्सा खत्म कर दूंगी। मुझे तो लगता है उसी की वजह से ये सब हो रहा है। रात के समय घर की छत पर बैठ निशांत और प्रदीप शराब पी रहे थे। भाई, आजकल माँ कुछ बैगी सी बातें करती है, नहीं पता नहीं क्या हुआ। अरे अब बुढ़ापा भी है ना भाई, तू एक काम कर, पड़ोस के गांव के कल्लू को ब्याह कर लिया, माँ का हाथ भी बढ़ जाएगा। मैं तो कब से ताक में हूँ, लेकिन उसका बाप माने तो ना। अरे बाप की ऐसी ही तैसी है, भगा लाएंगे ससुरी को। है चीज कमाल की है वो, उसके आगे तो उर्मिला कुछ भी नहीं थी। अरे अब रात के वक्त मरे हुए लोगों का नाम नहीं लेते बे, क्या पता यही उसकी आत्मा भटक रही हो। अबे हट बेवकूफ कहीं का। अरे चल पैक बना, तू चल, जरा मोटा वाला पैक रख। अब तभी पीछे खड़ी उर्मिला की आत्मा आंखों में आंसू लिए, अफसोस ये तुम भाइयों के आखिरी पैक होंगे। कुछ कहा तुमने प्रदीप? तुम्हारे कान बज रहे भैया, मैं भला क्या कहूँगा। क्यों अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते थे तो क्यों जिंदगी खराब की उसकी, क्यों मुझे मेरे बच्चों से दूर किया, बताओ। कौन है वहाँ? कौन है? उर्मिला, तुम यहाँ? हाँ मैं हूँ, मेरी भटकती ममता है। तुम जालिमों की वजह से आज मेरा ये हाल है। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, अपने भाई और माँ की बात मानी बस। अब तुम दोनों मेरी बात मानो और कूद जाओ इस छत से। नहीं उर्मिला, माफ कर दो। इस तरह देखते ही देखते उर्मिला दोनों को हवा में बहुत ऊंचा उड़ाकर छत से नीचे फेंक देती है। दोनों आंगन में गिरते ही दम तोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह, अरे ये कैसे हो गया? मेरे दोनों बेटे शराब के नशे में छत से गिरकर मर गए। नहीं, ये जरूर उस उर्मिला का किया धरा है, मार डालेगी, मुझे भी मार डालेगी, मुझे बचा लो।
सभी गांव वाले और भगवान दास निशांत और प्रदीप का संस्कार करते हैं। उसी रात में मैं आज रात ही सब शगुनी चेरी को मार डालूंगी। हाँ, चेरी के दूध में जहर डालकर उसे पिलाने लगती है। तभी वहां उर्मिला और रॉकी आ जाते हैं। रॉकी सावित्री को देख गुर्राने लगता है। हट 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 कुत्ते यहाँ से। इतना सुन रॉकी भौंकते हुए सावित्री पर टूट पड़ता है और उसे घायल कर देता है। तभी उसके सामने उर्मिला की आत्मा आ जाती है और जबरदस्ती जहर वाला दूध सावित्री के मुंह में घुसा देती है। मैं छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतना कहते हुए जहर उसके प्राण ले लेता है। तभी वहां भगवान दास आ जाता है। बेटी, मैं जानता हूँ तुम अपना बदला लेने आई थी, वो तुमने ले लिया है। तुम्हारा गुनहगार तो मैं भी हूँ, मुझे माफ कर दो। उर्मिला की आत्मा सामने आकर, नहीं बापूजी, जिसने जो कर्म किया था उसकी सजा उसे मिल गई है। अब मेरे दोनों बच्चे आपकी और रॉकी की देखरेख में पलेंगे, मुझे संतुष्टि है। अब मैं अपनी आगे की यात्रा पर बिना किसी मोह के जा सकती हूँ। तुम बेफिक्र रहो बेटी, अब मेरा जीने का सहारा मेरे यही बच्चे हैं। इस तरह से एक माँ अपनी ममता का कर्तव्य पूरा करके ममता भरी नजरों से अपने बच्चों को निहारते हुए वहां से ओझल हो गई।